इसमें है भारत और विश्व। एक न्यूज़ है नर्चरिंग बिगनिंग्स परियोजना, ठीक है ना, नर्चरिंग बिगनिंग्स परियोजना। इसमें मेनली आपको बस ये याद रखना है कि ये WHO का एक प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है? WHO का। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। इसका प्रोग्राम है नर्चरिंग बिगनिंग्स WHO का। भारत का प्रथम विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र, ठीक है ना। इसकी इकाई जो है उत्तर अफ्रीका के देश मोरक्को में स्थापित की, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए भारत का प्रथम विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र किस देश में खोला गया है, तो आप क्या बोलोगे? मोरक्को में, ठीक है ना, मोरक्को में खोला गया है। उसके बाद आइए, अच्छा सबसे बड़ी चीज ये है कि किस कंपनी ने इसका इनिशिएटिव लिया है, तो किसने? टाटा समूह ने, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद हमारा दिया हुआ है भारत और मॉरिशस के बीच समझौता हुआ है, ठीक है ना। समझौते चलते रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ, लेकिन भारत का ये किसके लिए हुआ है? सोलर पावर प्लांट के लिए, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के लिए, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या? डियागो गार्सिया के पास मॉरिशस में एक उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन क्या करना? स्थापित करना है। डियागो गार्सिया जो है एक द्वीप है, ठीक है ना, हिंद महासागर में है, ठीक है ना। अमेरिका ने क्या किया है? उस पर अपना एक सैन्य अड्डा बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें ये बात हो ये रही है कि डियागो गार्सिया के पास मॉरिशस क्या करेगा कि एक उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो भारत और मॉरिशस में ये समझौता हुआ है, ठीक है ना। अभी आप जान रहे होंगे कि एक न्यूज़ और थी, इससे पहले की न्यूज़ थी कि मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी गए थे और उनको जो है वहाँ के देश का उच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, ठीक है ना। कार्यक्रम कौन सा था? कार्यक्रम वहाँ का राष्ट्रीय एकता दिवस था, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय वहाँ का दिवस होता है, उस दिवस में उनको क्या किया गया था? मुख्य अतिथि के रूप में क्या किया गया था? बुलाया गया, आमंत्रित किया गया था, तो उसी में वो गए थे। हालांकि ये दूसरी न्यूज़ है, ये वो न्यूज़ थी आपकी कब? मार्च की, और ये कब की है? ये आपकी सितंबर की है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो ओवरऑल फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करना मॉरिशस में, ठीक है ना, भारत के सहयोग से। अगला है हमारा क्या? सिंगापुर के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई, ठीक है ना, क्योंकि ये सितंबर में हुई है, ठीक है ना। देख लीजिएगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री डोरिस वोंग आए थे। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? कहाँ के हैं? सिंगापुर के, बस, ठीक है ना। इन्होंने महात्मा गांधी की को श्रद्धांजलि दी। ये सब पुरानी चीजें हो गई, नाम बस याद रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है उस हिसाब से न्यूज़ भी क्या होती है, ठीक है ना, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे दिया हुआ है हमारा क्या कि भारत, ये भूटान के प्रधानमंत्री की क्या रही? भारत यात्रा रही। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन? दाशो शेरिंग तोब्गे, ठीक है ना, दाशो टेरिंग तोब्गे। आप यहाँ के जो राजा हैं, राजा कौन थे? नामग्याल वांगचुक, याद आ रहा है, ठीक है ना, नामग्याल वांगचुक थे। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? दाशो शेरिंग तोब्गे, ठीक है ना। अवसर क्या था? बिहार के राजगीर में स्थित शाही भूटान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा थी, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने राम जन्मभूमि के दर्शन भी किए, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। आगे आइए, आर्थिकी। आर्थिकी दिया हुआ है क्या? यूपीआई यूपीयू एकीकरण प्रोजेक्ट, यूपीआई यूपीयू एकीकरण प्रोजेक्ट। इसमें भारत के यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ये चीज क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे छोड़ दीजिए। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती एग्जाम के पूछने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? विक्रम 32, ठीक है ना, 3201, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। विक्रम क्या है? ये पूर्णतः स्वदेशी, पहला पूर्णतः स्वदेशी, ठीक है ना, इंडिजिनस है। दूसरा क्या? पहला है, ठीक है ना, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है ना। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है ना, इतना। और इसे अनावरित किया है सेमिकॉन इंडिया 2025 के सम्मेलन में
प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा। और बनाया किसके थ्रू गया है? इसरो के द्वारा। ये याद रखिएगा, संस्था याद रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि संस्था समान लगने वाली संस्थाएं दे देते हैं। रक्षा फील्ड की आपकी DRDO भी है, इसरो भी है, इसरो अंतरिक्ष से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं, वो आपको दे सकता है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन आपको नाम याद रखना रहेगा, कहाँ? इसरो। इसरो द्वारा बनाया गया भारत का पहला 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, पूर्णतः स्वदेशी। क्या नाम है? विक्रम 3201, ठीक है ना, क्लियर। इतना याद रखना है। आगे आइए। आगे हमारा दिया हुआ है साइफन आधारित तापीय विलवणीकरण प्रणाली, ठीक है ना, क्लियर। विलवणीकरण प्रणाली यानी डिसॉल्टेशन प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें क्या है? साइफन आधारित तापीय, ठीक। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन याद कर लीजिएगा इसे, साइफन आधारित। इसमें क्या है? उद्देश्य समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने की क्या है? क्षमता है, ठीक है ना। डिसॉल्ट करना है उसको, क्या करना है? डिसॉल्ट करना है। भाई समुद्री पानी क्या होता है? लवणीय होता है, सॉल्ट से होता है। यहाँ हमें क्या करना है? डिसॉल्ट, मतलब उसका खारापन क्या कर देना है? हटाना है और उसको पीने योग्य बनाना है, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ क्या है? विलवणीय प्रक्रिया, उष्मीय प्रक्रिया। खारे पानी से शुद्ध पानी को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा का क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। और ये टेक्निक किसने इस्तेमाल की है? IISc ने, ठीक है ना। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ा जा सकता है, जानिएगा। आगे आइए। आगे दिया हुआ है हमारा AI द्वारा विश्व का पहला वायरल जीनोम का निर्माण, ठीक है ना, क्लियर। ये AI द्वारा किया गया है, ठीक। संस्थान जो है स्टैनफोर्ड आर्क इंस्टीट्यूट, ठीक। और उपयोग किया गया AI जो है ईको नाम है, और जीनोम जो है किसी कोशिका में पाए जाने वाले DNA निर्देशों का पूरा सेट होता है। जीनोम के बारे में बताया है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता है। चाहिए। अगला दिया हुआ है, ये है भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपके आसाम के गोलाघाट में, ठीक है ना, आसाम के गोलाघाट में भारत के पहले बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र, ठीक है ना, क्लियर। बायो एथेनॉल संयंत्र, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, इसका स्वामित्व कौन कर रहा है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी। नुमालीगढ़ आपके ज्योग्राफी में पूछा भी जाता है कि नुमालीगढ़ संयंत्र कहाँ है, तो कहाँ है आपका? असम में, ठीक है ना, नुमालीगढ़, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे आइए। ओवरऑल आपको यही याद रखना है, ओवरऑल आपको नाम जो याद रखना है, आसाम राज्य का नाम याद रखना है, गोलाघाट का नाम रखना है, ठीक है ना। नुमालीगढ़ शायद ही पूछे, ठीक है ना, कि नुमालीगढ़ और फिनलैंड की कंपनी है, ये है, लेकिन पूछा, अगर पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल में इंपॉर्टेंट याद रखिए क्या, कि गोलाघाट कहाँ, और बांस आधारित इथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है ना, ये याद रखना है। आगे आइए। अब क्या है यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एंड्रोथ सेनाओं में शामिल की गई, ठीक है ना। एंड्रोथ जो है ये शामिल की गई है किसमें? ये ठीक, एंड्रोथ सेनाओं में शामिल की गई है। अब इसका निर्माण करता कौन है? गार्डन रिच। गार्डन रिच कहाँ है? कोलकाता में। जैसे पूछा जाता है, ये आपके ज्योग्राफी सेक्शन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गार्डन रिच कहाँ है, मजगांव डाक कहाँ है, मजगांव डाक कहाँ है, ठीक है ना। ये सब पता करिए कि कहाँ कहाँ कौन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, ये सब का आप पेपर उठा करके देखिए, ये सब चीजें पूछी जाती है इंडस्ट्रियल वाले में, ठीक है ना, क्लियर। तो आपकी गार्डन रिच कहाँ है? गार्डन रिच कोलकाता में है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप के नाम पर, ठीक है ना, ये बनाया गया, ठीक है ना, क्लियर। एंड्रोथ द्वीप के नाम पर बनाया गया है, और ये है क्या? डीजल इंजन से चलित सबसे बड़ा युद्धपोत है, ठीक है ना। ये युद्धपोत सबसे बड़ा युद्धपोत मतलब डीजल इंजन से चलित, और 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला में ये दूसरा जहाज है। पहला क्या था? INS अर्नाला, ठीक है ना, INS अर्नाला। तो ये क्या है? पनडुब्बी रोधी है युद्धपोत, ठीक है ना।
कैसा है? पनडुब्बी रोधी, एंटी सबमरीन, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा, युद्धपोत है, ठीक, जो डीजल से चल रहा है। इसका नाम क्या है? एंड्रोथ। और एंड्रोथ नाम कहां से आया है? लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप से आया है, ठीक है ना, क्लियर। और किसने बनाया है? कलकत्ता ने, गार्डन ब्रिज, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। ये है ICGS अदम्य, ठीक है ना, ICGS अदम्य। अदम्य जो है 8 पोतों में से पहला पोत है, ठीक है ना। क्या है? एक जलपोत है, ठीक है ना, अदम्य, ICGS, ठीक है ना। ये उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर प्राप्त हुआ है। प्राप्त का मतलब क्या? कमीशन किया गया है, ठीक है ना, क्लियर। निर्माणकर्ता कौन है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है ना। निर्माण, देखिए दो चीजें होती है, कमीशन कहाँ किया जा रहा है, लॉन्च कहाँ किया जा रहा है। दूसरा हमारा क्या कि बनाया कौन है, ठीक है ना, क्लियर। दोनों ही पूछे जाते हैं प्रश्न में, ठीक है ना। तो इसमें जानकारी ये होनी चाहिए, देखिए 2-3 चीजें ही किसी भी उसमें पूछी जाती हैं, वो धरना हमेशा पता होना चाहिए कि एक्चुअल क्या पहला बनाया किसने, लॉन्च या कमीशन कहाँ किया जा रहा है। दूसरा ये हमारा कि भाई ये एक्चुअल में है क्या, जैसे युद्धपोत है, एंटी सबमरीन है, ठीक है ना, तो उसकी क्वालिटी एक्चुअल में क्या है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आगे आइए, इसकी विशेषता क्या है? फास्ट पेट्रोल वेसल, ठीक, डीजल ईंधन द्वारा क्या है? संचालित है, ठीक। ओवरऑल आपको बस यही याद रखना है कि ICGS अदम्य जो है कहाँ से कमीशन किया गया? ये पारादीप बंदरगाह। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है ना, क्लियर। पारादीप है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के उधर मतलब उत्तर साइड में, ठीक है ना। ये अदम्य श्रेणी के 8 पोतों में से ये पहला है, ठीक है ना, क्लियर। और एंड्रोथ जो था वो क्या था? दूसरा था, ठीक है ना। पहला उसका कौन था? INS अर्नाला, ठीक है ना, INS अर्नाला। एंड्रोथ नाम क्यों पड़ा था? लक्षद्वीप के द्वीप के कारण, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट हमारा है समुद्र प्रदक्षिणा जल यात्रा अभियान। ये भारत का पहला त्रिसेवा अखिल महिला नौकायान अभियान है, ठीक है ना, नौकायन अभियान है, ये ध्यान में रखिएगा। पहला त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन अभियान, ठीक है ना। इसमें एक्चुअल में क्या है? आप जाहिर सी बात है कि जब कभी भी अगर कोई भी प्रश्न, जैसे हम लोगों के उसमें जेंडर इक्वालिटी भी आता है कि नहीं आता है? जेंडर इक्वालिटी पे कई सारे में उसमें सवाल रहते हैं, तो ये सब एग्जाम्पल जो है लिखे रहा कीजिए, किसके लिए? जेंडर इक्वालिटी के लिए, ठीक है ना। ऐसा कौन सा काम किया गया है जेंडर इक्वालिटी के लिए? तो ये सब चीजें आप एग्जाम्पल में डालेंगे, आपका क्वेश्चन भी अच्छा रहेगा, एग्जाम्पल भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्लियर, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो ये क्या है? समुद्री प्रयासों में लैंगिक समानता की बात की गई, ठीक है ना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और समुद्री कौशल को बेहतर करना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक है ना, प्रदक्षिणा जल यात्रा अभियान। इसमें सबसे पहली बार जैसे तीनों सेवाओं में महिला नौकायन, ठीक है ना, तो मतलब इसमें पुरुष शामिल नहीं किए गए हैं। तो ओवरऑल क्या है कि ये जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है। दूसरा क्या? इसका लक्ष्य था कि IASV त्रिवेणी से 26,000 समुद्री मील की यात्रा, खैर वो छोड़ दीजिए अभी फिलहाल में। यहाँ शामिल क्षेत्र 4 बंदरगाह, ठीक, ये चीज़ थी। लेकिन ओवरऑल आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये भारत का पहला त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन था और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से रिलेटेड था। बस, बहुत ज़्यादा नहीं याद रखिए, ठीक है ना। आगे है भारत का पहला AI संचालित एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र, ठीक है ना, क्लियर। ये जो है तिरुमाला मंदिर, तिरुपति जिला, ठीक है ना, यहाँ वो किया गया है पहला AI संचालित एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र। तिरुपति जिला है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, तो वहाँ किया गया है। और
बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, वही क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना, बस इतना याद रखिए। आगे आइए, 3D एयर सर्विलांस रडार लांजा एम, ये क्या है, भारतीय नौसेना के लिए पहला 3D एयर सर्विलांस रडार लांजा एम कमीशन किया गया है, ठीक है ना। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि लांजा एम क्या है, ठीक। या आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार कौन है, तो आप क्या बोलोगे, लांजा एन, ठीक है ना, क्लियर। निर्माता कौन है, टाटा कंपनी, टाटा एडवांसमेंट सिस्टम लिमिटेड, ठीक है ना। और बस इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल ट्रेंड ऐसा चल गया है, पहला भारत में ये पहला, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में देखिए AI संचालित, किसी में देखिए इनोवेशन, ये मतलब ऐसी चीज़ें चल गई हैं। अच्छा, ऐसे प्रश्न भी खूब आ रहे हैं, ठीक है ना। और लड़का भी क्या रहता है, हमेशा कंफ्यूज रहता है, यार पूछा क्या गया है एक्चुअल में, ठीक है ना, क्लियर। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को शॉर्ट याद रखिए कि बस लांजा एन लिखिए कि क्या है, तो ये क्या है, ये 3D सर्विलांस एयर सर्विलांस रडार, ठीक है ना, क्लियर। मतलब निगरानी के लिए रडार सिस्टम है, सर्विलांस का मतलब क्या हुआ, एक निगरानी सिस्टम है, ठीक है ना, निगरानी के लिए रडार सिस्टम है, बस एयर रडार सिस्टम, ठीक। आगे है भारतीय नौसेना का नवीनतम नौसैनिक बेस, ठीक, कौन, INS अरावली, ठीक है ना। ये INS अरावली जो है भारतीय नौसेना का नवीनतम नौसैनिक बेस है, ठीक है ना। कहाँ बनाया गया है, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, बस इससे ज्यादा नहीं। आगे आइए, विश्व की पहली, फिर आ गया पहला, ठीक है ना, हर चीज पहला ही हो रहा है, ठीक है ना। तो विश्व की पहली बंद ईंधन चक्र वाली, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा प्रणाली, ठीक है ना। क्या कहा है, विश्व की पहली बंद ईंधन चक्र, ठीक है ना, बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली, ठीक है ना। एयर, ये है रूस द्वारा बनाया गया है, रूस द्वारा दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की क्या की गई है, घोषणा की गई है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि उपयोग किए गए परमाणु ईंधन को कई बार पुनः उपयोग करके यूरेनियम की मांग को कम करना और रेडियोधर्मी कचरे को क्या करना, कम करना। जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये चक्र, एक्चुअल चीज क्या है, चक्र, चक्र यानी क्या, मतलब चेन, एक हिसाब से कह लीजिए, ठीक है ना। रिवाइज, चक्र में क्या होता है, रिवाइज, साइकिल, साइकिल वो करना। यहाँ क्या होता है कि आप जैसे ये न्यूक्लियर कौन सा प्रोसेस होता है, फिजन, परमाणु विखंडन, ठीक है ना। अगर हम लोग परमाणु से बिजली बना रहे हैं या परमाणु से एटम बम बना रहे हैं, ठीक है ना, परमाणु बम बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है, ठीक है ना, चेन रिएक्शन होता है। जैसे यूरेनियम पे न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कराते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स की क्या कराते हैं, बम्बार्डिंग कराते हैं, बमबारी कराते हैं, और 1 से 3 बनते हैं। फिर वही जो बचा अवशेष, फिर उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग, तो मतलब ये क्या, ये रिपीटिशन में होता है, मतलब एक साइकिल बना देता है, एक चेन बना देता है, ठीक है ना, क्लियर। अगर हम इस चेन को कंट्रोल्ड वे में ले जा रहे हैं, कंट्रोल्ड वे का मतलब क्या, कि उस पर कंट्रोल रॉड्स लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, कंट्रोल रॉड्स लगा दिया गया, नियंत्रण छड़े, ठीक है ना। नियंत्रण छड़े किसकी बनी होती है, कैडमियम की बनी होती है, बोरान की बनी होती है, ठीक है ना। मंदक के रूप में हमारा हेवी वाटर यूज हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर। ग्रेफाइट का यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इन सब का प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग करके उसको हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और नियंत्रित जब कर लेते हैं तो बिजली का निर्माण करते हैं, बिजली का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जितने भी परमाणु संयंत्र हैं, परमाणु संयंत्र या परमाणु स्टेशंस हैं जहां बिजली बन रही है, वहां इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं, उपयोग में ले आते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है परमाणु विखंडन, ठीक है ना, परमाणु विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, नियंत्रित, ठीक है ना।
लेकिन जहां ब्रैकेट में आपने लिख दिया अनियंत्रित, तो अनियंत्रित किसका उदाहरण हो जाता है? जब अनियंत्रित हो जाएगा तो एक बड़े विनाश को जन्म देगा, और ये एक बड़े जब विनाश को जन्म देगा तो विनाश किस रूप में होगा? एटम बम, ठीक है ना, जो नागासाकी और हिरोशिमा में कब छोड़ा गया था? 1945 में, ठीक है ना। अमेरिका ने जापान के नागासाकी में 9 अगस्त को और हिरोशिमा में 6 अगस्त को 1945 में बम छोड़ा था। 6 अगस्त को जो छोड़ा गया उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है ना, क्या नाम था? लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को छोड़ा गया था उसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। तो उसी को अब रशिया क्या कर रहा है कि मतलब साइकिल्स को हम क्या कर देंगे? नियंत्रित फॉर्म में ले आ देंगे, ठीक है ना, क्लियर। चक्र बंद हो जाएगा, बंदी, ठीक। तो ओवरऑल वही कंसेप्ट है। आगे आइए, ये लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली को क्या करना? लॉन्च करना। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट हमारा दिया है मंथली शूटर्स, ठीक है ना, मंथली शूटर्स। अब यहाँ देखिए मंथली शूटर्स में हम लोग जो आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया है उसी को हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे, ठीक है ना। तीसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन कहाँ हुए हैं भाई? भारत मंडपम नई दिल्ली ना, ठीक, भारत मंडपम नई दिल्ली, ठीक है ना। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, माइक्रो प्रोसेसर विक्रम को किन संस्थानों ने संयुक्त रूप से विकसित किया? अब बताइए, अब फंसा दिया क्वेश्चन है, कौन? एससीएल और वीएसएससी। अब यहाँ इसरो तो है लेकिन डीआरडीओ का रोल ही नहीं है, और इसरो के अंतर्गत ये दोनों आ रहे हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और कौन? सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, ठीक है ना। तो ओवरऑल इन्होंने किया है। अगर इसकी जगह केवल इसरो होता तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाता? इसरो हो जाता, सही हो जाता, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है। आगे आइए, भारत का पहला बांस आधारित बायो इथेनॉल कहाँ? गोलाघाट, आसाम, याद है सबको, ठीक है ना। आगे आइए, आयुष मंत्रालय की नई पहल प्रयास जो एक एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र है कहाँ स्थापित की जा रही है? कहाँ स्थापित की जा रही है भाई? गोवा में? दिल्ली में होगा, है? दिल्ली में है। ऑप्शन देखिए, आंसर देखिए, चौथे का ए, नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली है, एम्स ना समझ लीजिएगा, ठीक है ना। उसका भी कुछ इसी तरह नाम है, अखिल भारतीय आयुर्वेद। नहीं सर, एम्स का दूसरा आयुर्वेद नहीं है ना, आयुर्वेद नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसका क्या है? अखिल भारतीय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स वो है, लेकिन उसका हिंदी क्या हुआ? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक, आयुर्विज्ञान, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है? आयुर्वेद है, लगभग मिलता जुलता है कि नहीं है? तो कंफ्यूज कर सकता है आदमी, ठीक है ना। तो हिंदी वर्ड्स थोड़ा सा हो जाते हैं कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो यहाँ याद रख रहा है अखिल भारतीय आयुर्वेद, और वहाँ आयुर्विज्ञान संस्थान है, ठीक। आगे आइए, अंगीकार 2025 अभियान का मुख्य उद्देश्य किस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना है? अंगीकार आवास योजना, ठीक है ना, शहरी 2.0 यही है, 5वें का बी यही है, ठीक है ना। अब देखिए, ज्ञान भारतम मिशन कौन मंत्रालय है? संस्कृति, ठीक, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है ना, संस्कृति मंत्रालय ज्ञान भारतम। क्या था कि पांडुलिपियां उनका दस्तावेजीकरण करना, उनको डिजिटलाइज करना, जिससे कि भावी पीढ़ियों तक हमारी संस्कृति जो है वो सुरक्षित उन तक पहुंच जाए, ठीक है ना, उनका उपयोग किया जा सके। भाई पांडुलिपियां हो गई, आपका वेद हो गए, उपवेद हो गए, ये सब जितनी भी चीजें हैं जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, उनको क्या करना? दस्तावेजीकरण, और फिर देन उसको
क्या डिजिटलाइज करना। ठीक, आगे आइए। दिया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। भाई पोषण सप्ताह कब था? 1 से 7 सितंबर। फर्स्ट वीक 1 से 7 सितंबर। 2 से 8 वन्य जीव सप्ताह था, याद आया? हाँ, वो अक्टूबर में था, ठीक है ना? अक्टूबर में 2 से 8, ठीक, 2 से 8, ठीक है ना? क्या? वन्य जीव सप्ताह। और पोषण सप्ताह हमने बताया भी था, ये पीसीएस में आया भी हुआ है, ठीक है ना? 1 से 7 सितंबर, ठीक है ना? और हर माह सितंबर में मनाया भी जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? पोषण, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, इसकी थीम क्या थी? ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ, ठीक है ना? क्लियर? हाँ। उसके बाद है भारत में चांदी के आभूषणों पर HUID आधारित हॉलमार्किंग में HUID कितने अंकों का? आप लोग जान रहे हैं 6 अंकों का। उसमें दिख ही रहा था, या तो ये पूछ दे कि अभी हाल ही में किसकी हॉलमार्किंग की बात कही गई है, तो आप लगाओगे चांदी, या तो दूसरा क्वेश्चन यही बन रहा था क्या कि कितने अंक का है, तो कितने अंक का? 6 अंक का। आगे आइए। अफ्रीका के सबसे बड़े बांध ग्रैंड रेनेसा इथोपियन रेनेसा डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ब्लू नाइल। ब्लू नाइल इथोपिया पठार पर टाना झील से निकलती है, व्हाइट नाइल से मिलती है, और व्हाइट नाइल से कहाँ मिलती है? खार्तूम में मिलती है, कल बताया था मैंने, खार्तूम में मिलती है। और व्हाइट नाइल कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील की खासियत क्या है? भूमध्य रेखा से गुजरने वाली, मतलब भूमध्य रेखा वहां से गुजरती है भाई। कितने झील, मतलब कौन कौन से देश उसके किनारे हैं पूछा जाता है? तंजानिया, युगांडा, कीनिया। तंजानिया, युगांडा, कीनिया, ठीक है ना? ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है ना? चलिए आगे आइए। ठीक, तो ब्लू नाइल। आगे है भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई, ठीक है ना? ये कहाँ? मोरक्को, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना? मोरक्को। भारत का पहला AI संचालित एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? तिरुमाला, आंध्र प्रदेश, तिरुपति, ठीक है ना? क्लियर? भारतीय सेना का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एंड्रोथ, जिसका जलावतरण सितंबर 25 में किया गया, का निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच, कलकत्ता ने। अभी पढ़े हैं, ठीक है ना? एंड्रोथ, और नाम किसके उस पे? कलकत्ता, ठीक है ना? गार्डन रिच कहाँ था? कलकत्ता। अच्छा, नाम किसके उस पे है? लक्षद्वीप, ठीक है ना? ये पढ़ा गया है। आगे आइए, तो कहाँ गया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, कोलकाता। उसके बाद हमारा है भारतीय नौसेना का नवीनतम नौसैनिक बेस INS अरावली कहाँ स्थित है भाई? गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक है ना? गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है ना? एकदम सिंपल सिंपल सवाल, डेप्थ वाले पूछेंगे नहीं। ऊपर जो हेडलाइंस रहती हैं, पहले वो एक नजर में सबसे पहले वही देखना रहता है, और कई बार देखिए तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना? बहुत डेप्थ में नहीं जाना रहता कि इतना किया तो उसमें 4000 ये वोल्ट का रहा, कुछ नहीं। पहले आप ऊपर का तो देख लो कि भारतीय नौसेना का नवीनतम नौसैनिक बेस INS अरावली, ठीक, कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा। भारतीय नौसेना के लिए पहले 3D एयर सर्विलांस रडार लांजा M के निर्माण में किस विदेशी कंपनी ने? इंद्रा, वहां पढ़ने में था कुछ इस तरह का, ठीक है ना? इंद्रा हो गया, और इंद्रा शायद स्पेन लिखा था उस जगह, कि स्पेन की कंपनी थी इंद्रा। पढ़े थे कि नहीं? कैसे, कहाँ गए? यही तो है, था कि नहीं? इंदिरा स्पेन, ठीक, क्लियर? वो चीज
आगे आइए। विश्व की पहली बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा किसने की? रशिया ने, ठीक है ना, रूस। उसके बाद सितंबर 2025 में किस राज्य को उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? ठीक, ये पढ़ा नहीं गया है, शायद यहाँ था, हम लोग छोड़ दिए थे, ठीक है ना। देखिए, इस पे आइए। सबसे पहले भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन INS तीर, INS शार्दुल और ICGS सारद हिंद महासागर में एक लंबी दूरी के प्रशिक्षण मिशन के दौरान पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स पहुंचा, ठीक है ना। हियर सेशल्स की राजधानी ही है विक्टोरिया। सेशल्स की राजधानी कौन है? विक्टोरिया, ठीक है ना। तो वहां का जो पोर्ट है, चूंकि किनारा ही है, तो पोर्ट विक्टोरिया, ठीक है ना, वहां पहुंचा। तो ये नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, इसमें कौन से शामिल थे? INS तीर, INS शार्दुल और ICGS सारद, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आइए, अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता, पहुंच और ज्ञान हेतु पूर्वोत्तर छात्रों का कार्यक्रम NE-SPARKS, इसरो, NFC और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य सरकारों द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। NE-SPARKS, ठीक है ना। NE-SPARKS ये क्या है? ये अंतरिक्ष के छात्रों के बारे में जागरूकता अभियान है, ठीक है ना। यानी पूर्वोत्तर छात्र, पूर्वोत्तर है तो पूर्वोत्तर को क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न। तो NE हो गया। जो कार्यक्रम का नाम वो कौन? स्पार्क्स। किसने किया? इसरो। बस इतने याद। आगे, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 25-26 के लिए अफीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है, ठीक है ना। किन 3 राज्यों में? एक मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अफीम की खेती के लिए जो है आपका बाराबंकी और गाजीपुर फेमस है उत्तर प्रदेश में। और गाजीपुर में तो एक संस्थान भी है, अफीम संस्थान, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में अफीम संस्थान कहाँ है? गाजीपुर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो गाजीपुर में अफीम संस्थान। अच्छा, गाजीपुर और किस लिए फेमस है? कोई और एक चीज ऐतिहासिक बताइए। हैं? कौन कॉलेज? हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्या है? मकबरा है। या कॉर्नवालिस मकबरा या कब्र एक ही चीज है, वही है, सब वही है। समाधि, कहीं समाधि आ जाता है, कहीं कब्र आ जाता है, कहीं क्या आ जाता है? मकबरा आ जाता है, ठीक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा अगर आ गया तो गलत नहीं, समाधि। अरे सब सही है। ऐसे ही लोग होते हैं बाल की खाल निकालने वाले, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। 8 सितंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब है? राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 5 सितंबर है। हाँ, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अवसर पर उल्लास कार्यक्रम, अब देखिए उल्लास कार्यक्रम किससे है? साक्षरता से, ठीक है ना, क्लियर। और इस दिन क्या हुआ था कि हिमाचल प्रदेश को चौथा पूर्ण साक्षर राज्य क्या किया गया है? घोषित किया गया, ठीक है ना, क्लियर। पूर्ण साक्षर, और हमने आपको बताया था कि पूर्ण साक्षर जो किया गया है वो किस आधार पे किया जा रहा है? आधार है कार्यात्मक साक्षरता पे, ठीक है ना, फंक्शनल लिटरेसी पे। फंक्शनल लिटरेसी का मतलब क्या? यहाँ उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था मिजोरम, ठीक है ना, पहला साक्षरता। तो मतलब ओवरऑल पूर्ण साक्षरता का मतलब क्या? पूर्ण साक्षरता का मतलब लिखना पढ़ना आना चाहिए, जिससे कि हम कार्य कोई कर सके, ठीक है ना, क्लियर। अभी आपको मतलब ऐसा काम दे दिया जाए कि जोड़ घटाना करना हो, कुछ लोगों के नाम फीड करने हो, अन्य चीजें, तो ये सब क्या है? ये सब कार्यात्मक चीजें हैं जो कार्य की शैली के लिए आवश्यक होते हैं,
ठीक है ना। तो उस उतनी साक्षरता के मामले में ये चौथा स्थान, ठीक है ना, क्लियर। अगला ये दिया हुआ मिग 21 ने 62 वर्ष की शानदार सेवा के बाद 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में विदाई ली। तो ये याद रखिएगा मिग कितना है, कहां से लिया है, चंडीगढ़ से, ठीक है ना। इम्तहान में हम एक बार फंस चुके हैं इसमें, एक बार दे दिया था 29 मिग 29 की मिग 30 मिग 32, ठीक है ना। वो क्या हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसी पे प्रश्न आ गया था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा मिग 21 ने कितने वर्ष पूरे किए, 62 वर्षों की सेवा के बाद चंडीगढ़ में क्या हो गया, विदाई ले लिया गया, ठीक है ना। आगे आइए, ठीक, आगे है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकॉर्नु ने 10 सितंबर 2025 को क्या किया, पद ग्रहण किया। आगे आइए, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ठीक है ना, ये लॉन्च किया है, जो भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या होंगे, उत्तरदायी, ठीक है ना। पर्यटन मित्र बने या पर्यटन दीदी, मतलब पर्यटन भैया नहीं, ठीक है ना, मित्र में ही भाई हैं आ जाएंगे, मित्र में दीदी नहीं आ सकती है, ठीक। चलिए, तो ओवरऑल ये भी जेंडर इक्वालिटी से रिलेट कर दीजिए, ठीक है ना। आगे आइए, केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए 1,500 करोड़ रुपए मंजूर दी। 1,500 है, 1500 है, 1500 करोड़, 1,500 है ना, हाँ 1,500 करोड़ को क्या किया, मंजूरी दी। कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, 1.5 किसे कहते हैं, 2.5 किसे कहते हैं, ठीक है ना। 2.5 किसे कहते हैं, 2500, यही 2,500 हुआ ना। अच्छा 2500 कहते हैं, ठीक। आगे आइए, बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य की जीविका निधि को लॉन्च किया, जिसके तहत बिहार की 1.41 करोड़ महिलाओं के खाते में कितना गया है, 10,000 भेजे गए, ठीक है ना, समझ रहे हैं, नाम के 2 दिन पहले, हाँ, मतलब अगर ठीक उत्तर प्रदेश में भी ऐसा भेज दिया जाए तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं है। हाँ, पार्टी उसी की, ठीक है, ऐसे अरे दिया है ना जीविका निधि, राज्य जीविका, महिलाएं घर की जीविका चलाती हैं, पुरुष थोड़ी ना चलाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इस वजह से ये योगदान दिया गया है, जेंडर इक्वालिटी, ठीक। चलिए, तो आखिरी के 2 क्वेश्चंस कौन से थे भाई, हाँ यही है। सितंबर में किस राज्य को उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। और कितना आसान लग रहा है, पहले तो समझी में नहीं आ रहा था, कहां से दे दिया। और उसके बाद आइए 62 वर्ष की सेवा के बाद कौन, फंसा दिया मिग 21 की 29, ठीक है ना, तो मिग 21, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सितंबर माह भी क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम लोग किस में आएंगे, अगस्त माह पे आ जाते हैं। अगस्त माह ठीक, ये तो कर चुके हैं हम लोग, ये है अगस्त माह, ठीक। अगस्त माह में आ जाइए, अगस्त माह में दिया है प्रोजेक्ट आरोहण, ठीक है ना। अब ये सब प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि प्रोजेक्ट आरोहण किस विभाग या मंत्रालय से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो ये NHAI से रिलेटेड है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि इसी ने प्रारंभ किया है, और इसमें क्या है कि टोल प्लाजा कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करना, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या है कि आपका NHAI के द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि 12,000 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी कक्षा 11 से स्नातक तक, और कितने बच्चों को, 500, ठीक है ना। और वहीं कहा गया कि 50,000 हम देंगे किसको, 50,
1000 देंगे छात्रवृत्ति स्नातकोत्तर के 50 मेधावी छात्रों को, ठीक है ना। आई थिंक ये कंपटीशन हो या समथिंग कुछ इस तरह का हो प्रतियोगिता, उसके जरिए ये क्या करेंगे, देंगे, ठीक है ना। आगे आइए। हाँ, जो टोल प्लाजा के बच्चे रहेंगे, टोल प्लाजा कर्मचारी होंगे, ठीक है ना, उनके बच्चों के लिए ये है सुविधा, ठीक है ना। आगे आइए। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क, ठीक है ना, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, क्यों? क्योंकि बायो फाउंड्री नेटवर्क जो है, ये उद्देश्य इसका है कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाए, ठीक है ना। इसमें लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य ये रखा गया है कि 2030 तक $300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था यानी बायो इकोनॉमी, ठीक है ना, बनाने का क्या है भारत को लक्ष्य, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, 2030 तक 300 बिलियन बायो इकोनॉमी, ठीक है ना, इतना डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, ये पहल बायो E3 का मतलब E फॉर इकोनॉमी, E फॉर एनवायरमेंट और E फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो बायो E3 इन तीनों से तीनों जनरेट करना, ठीक है ना। बायो E3 अगर कहा जाए आपसे कि बायो E3 संबंधित है किन किन क्षेत्रों से, ठीक है ना, तो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, इन तीनों से हमारा ये संबंध है इसमें बायो E3 में, ठीक। दिया हुआ है भाई, ठीक है ना, क्लियर। तो बायो E3, ठीक, एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। तो देखिए, बायो E3 भी पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क जो है ये लॉन्च किया गया है, क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। अब है मेरिट योजना। मेरिट का मतलब यहाँ तकनीकी शिक्षा के द्वारा, ठीक है ना, तकनीकी शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन। मेरिट का जो टीई है वो क्या हो गया, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक। फिर में बहुविषयक का फुल फॉर्म हो गया M, ठीक है ना, यानी मल्टी सब्जेक्ट, ठीक। शिक्षा यानी एजुकेशन, ठीक है ना, और अनुसंधान सुधार, अनुसंधान यानी रिसर्च, ठीक है ना, क्लियर। रिसर्च और R फॉर रिफॉर्म भी होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ये हमारा योजना हो गया। अब आप समझ सकते हैं, एक साथ जोड़ लीजिए कि तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार के लिए ये मेरिट योजना है, ठीक है ना, क्लियर। तो इनको जोड़ के मतलब मेरिट लिखा, मेरिट का फुल फॉर्म ही आप M फॉर ये इसके फॉर्म ये, तो मतलब पूरा उद्देश्य समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसको पढ़ते ही इसमें दिया हुआ है कि देश भर के 275 संस्थानों में गुणवत्ता परक सुधार को बढ़ावा देना, ठीक है ना, मतलब क्वालिटी रिफॉर्म करना, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ये 5 वर्ष तक का कार्यक्रम है, 2025-26 से लेकर के 29-30 तक, ठीक है ना, ये 5 वर्ष का कार्यक्रम है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, इसका प्रावधान उधान दिया हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल याद रखिएगा कि 5 वर्षों तक के लिए है ये मेरिट, ठीक है ना। और तकनीकी शिक्षा में, किसमें, टेक्निकल एजुकेशन, विषय परक सुधार करना है, ठीक है ना, उनके अनुसंधान में भी। भारत का पहला प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है ना, भारत का पहला प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क जारी करता कौन है भाई, ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये ट्राई हो गया, ठीक। इसमें क्या है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स को डिजाइन और निर्माण के दौरान ही मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना। ओवरऑल आप ये याद रखिएगा, प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क किससे रिलेट करता है, आपका प्राइस से।
आगे आइए, यूडाइस प्लस 2024-25 रिपोर्ट। ये यूडाइस प्लस रिपोर्ट जो है ये किससे है? शिक्षा मंत्रालय से है। किसे? शिक्षा, जो पहले एचआरडी हुआ करता था, अब क्या है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है ना? इसमें क्या है कि पहली बार भारत में शिक्षकों की कुल संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। सभी स्तरों पर स्कूल छोड़ने में दर में कमी आई। ठीक है ना? मध्यम स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या इतनी हो गई है, ये छोड़ दीजिए, बस आप ये बस याद रखिएगा कि यूडाइस रिपोर्ट क्या है। ठीक है ना? किससे संबंधित है? आपका शिक्षा से है। ठीक है ना? क्लियर? आगे आ जाइए। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI। ये रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI। ठीक है ना? ये किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। क्या ये संबंधित है किससे? इलेक्ट्रिक वाहन से। ठीक है ना? इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से राज्य हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना? जिसमें आपका चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है। ठीक है ना? ये सब शहर, दिल्ली है, ये सब शहर ज्यादा है। जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ को अग्रणी स्थान दिया गया। ठीक है ना? मतलब ये राज्य हैं, ऐसा नहीं है कि अन्य राज्य नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनिशिएटिव कौन ले रहा है? दिल्ली ले रहा है, महाराष्ट्र ले रहा है, और फिर हमारा चंडीगढ़। ठीक है ना? क्लियर? ये इलेक्ट्रिक वाहन अधिक उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना? आगे आइए, ग्रीन मोबिलिटी पहल। ठीक है ना? ग्रीन मोबिलिटी पहल ये हंसलपुर गुजरात में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ठीक है ना? ये इनिशिएटिव ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव। ठीक है ना? इसमें है क्या कि सुजुकी द्वारा भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ग्रीन मोबिलिटी पहल। ठीक है ना? अब वही मारुति सुजुकी के द्वारा ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया, ई विटारा चलाया गया। ठीक है ना? तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 79वां स्वतंत्रता दिवस। ठीक है ना? इसमें क्या है कि ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधन इन्होंने किया, और थीम क्या थी? नया भारत। ठीक है ना? नया भारत। घोषणाएं क्या थी? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। आप जान ही रहे हैं कि क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, 4 से 2 स्लैब हो गए हैं, और जीएसटी ट्रिब्यूनल बना दिया गया कि विवाद होने पर आप ट्रिब्यूनल पे पहुंचे रहे। ठीक है ना? क्लियर? तीसरा क्या है? मिशन सुदर्शन चक्र, और चौथा है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी समुद्र मंथन। ठीक है ना? सारा कुछ इसी नाम से वो हो जा रहा है। ठीक है ना? सब प्रेरणा आधारित, अध्यात्म से आधारित वो हैं। कौन? एक मिशन सुदर्शन चक्र और एक हमारा कौन है? समुद्र मंथन। ठीक है ना? क्लियर? ये याद रखिएगा। आगे है ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025। ठीक है ना? ध्यान में रखिएगा कि इस तरह के 2 अधिनियम पारित हुए। ठीक है ना? क्लियर? और इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत समय से मांग हो रही थी कि ऐसा है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसपे कि इन सब पर क्या किया जाए? रोक लगाई जाए, और इनको इकोनॉमी से क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। ठीक है ना? जैसे ई गेमिंग, जो आजकल गेम चल रहा है, आप देखते होंगे। ठीक है ना? मोबाइल गेम, वो सट्टेबाजी जिसको कहा जाता है। ठीक है ना? उससे रिलेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ क्या है? ऑनलाइन गेम है। ठीक है ना? ऑनलाइन गेम। अच्छा, एक ऑनलाइन गेम खतरनाक भी हो गया था। कौन सा था? पबजी। ठीक है ना? क्लियर? कई बच्चों की उससे क्या गई? जान चली गई। ठीक है ना? तो एक स्तर पे कहीं ना कहीं वो हार्म भी पहुंचा रहा था। ठीक है ना? आगे आइए। तो इसमें क्या है कि ये और खेल संवर्धन, एक तो ऑनलाइन खेल संवर्धन और एक है खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025, दोनों एक साथ
लगभग पारित हुए। आगे देखिए, खेल लाइन ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम कब का है? 2025 का। इसमें क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में विनियमित करने, बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए व्यापक कानूनी प्रावधान। कानून अगर आ जाता है तो उस पर क्या किया जाता है? रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, किसी भी चीज को दायरे में ले आया जाता है, ठीक है ना? नहीं तो फ्री का मतलब फ्री फ्री फ्री, ठीक। अब आगे आइए, पारित करने की तिथि राष्ट्रपति को मंजूरी दी गई 22 अगस्त, 21 अगस्त, 20 अगस्त, ये याद रखिएगा, 20, 21, 22। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर पाएंगे नहीं, ठीक है ना? बस आप याद रखिएगा कि कब का अधिनियम है। अधिनियम कब का है? 25 का। आज याद है ना? वो नहीं सर, ठीक, उधर जाएगा 20 के बाद कहीं आने वाला है, अभी देखिए तो, ठीक। ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा और राष्ट्रीय स्तर पर नियामक का गठन। अब आइए राष्ट्रीय खेल संवर्धन अधिनियम, ठीक है ना? इसमें भारत में खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए कानूनी ढांचा। अब जैसे होता था कोई भी विवाद हो, पता चला कोर्ट में गया, अब कोर्ट में तारीख पे तारीख, इसलिए खेल ट्रिब्यूनल अलग बनाया जाए, खेल, ठीक है ना, बोर्ड अलग बनाया जाए, इसमें प्रावधान ऐसा किया गया। इसके लिए अब देखिए क्या, ये 12 अगस्त को हुआ, ये 18 अगस्त को हुआ, और ये ठीक है ना? ऐसे ही कुछ वहां भी था, वहां ये 21 को हुआ, वो 22 को हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी, ठीक है ना? चलिए आगे, प्रमुख प्रावधान क्या है? तटीय राज्यों द्वारा स्थापित राज्य समुद्री बोर्डों को औपचारिक रूप से मान्यता देना, ठीक है ना? क्लियर? ये पत्तन का है, आगे वही तो हम कह रहे हैं, ये ठीक इसका है कि 11 अगस्त, 12 अगस्त और 18 अगस्त, ठीक है ना? खेल कब पारित हुआ? 18 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, उसमें 22 अगस्त को, और पत्तन अधिनियम को कब मिला? 21 अगस्त। याद आ रहा है? ठीक, तो याद कीजिए। आगे है खेल, राष्ट्रीय खेल बोर्ड, इसमें क्या गठित किया गया है? खेल बोर्ड गठित किया गया है। इसमें महासंघों की देखरेख और निगरानी, और यहाँ क्या है? केंद्र या राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त खेल संगठन आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण रहेंगे। अब आ गया हमारा पत्तन अधिनियम, ये भी 25 का है, और कब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है? 21 अगस्त को। इसमें क्या है कि तटीय राज्यों द्वारा स्थापित राज्य समुद्री बोर्डों को औपचारिक रूप से मान्यता देना, और इसमें क्या है? समुद्री राज्य विकास परिषद को वैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है ना? क्लियर? और फिर है विवादों को सुलझाने के लिए विवाद समाधान समितियां यानी डीआरसी, ठीक, की स्थापना का प्रावधान है। फिर एक आया वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025, ये कब पारित किया गया? 18 को, ठीक है ना? तो ध्यान में रखिएगा कि 4 अधिनियम आपके सामने हैं, 18 को 2 हुआ। अब बताइए 18 को कौन कौन हुआ? तो सर यही एक वाणिज्य पोत, दूसरा खेल अधिनियम संवर्धन, 20 अगस्त को खेल वाला 18 को हुआ, ठीक है ना? मतलब राष्ट्रपति से हम पारित कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तो देख रहे हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ठीक। जरूरी नहीं, बस आप ये याद रख लेना, जैसे मेन सोर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और प्री के लिए क्या आ जाता है? प्री के लिए जैसे कोई भी पॉलिसी अगर बनी या कोई भी अगर कानून बन रहा है तो मेनली सन बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना? कि किस सन में पारित हुआ। मान लीजिए कब का है कोई, तो 2-4 सन दे दिए, जैसे यही खेल बोर्ड हुआ 25 दे दिया, 24 दे दिया, ठीक है ना? आज लगा लोगे आप, क्यों? क्योंकि पढ़ रहे हो और अभी 1 साल के अंदर की है,
लेकिन यही 2-3 साल बाद ही अगर पूछा जाता है, ठीक, तो मैच करने को दे देते हैं पुराने वाले और नए वाले, अब आप लगाइए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना रहता है। आगे हमारा दिया हुआ है भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 नई परियोजनाएं। अब ये 4 नई परियोजनाएं जो हैं, ये ध्यान में रखिए, ये मेंस का ही प्लान है, ठीक है ना, क्लियर। आगे इसे छोड़िए, उसके बाद आइए, उसके बाद हमारा दिया हुआ है क्या, यहाँ ईवी पर रिपोर्ट जारी है। पहले इस पे आ जाइए। इसमें दिया है कर्मयोगी अभियान, ठीक है ना, कर्मयोगी अभियान। कर्मयोगी अभियान जान रहे हैं, कर्मयोगी इसमें कट गया है, ठीक है ना, इसे अभी छोड़ देंगे, इसको हम भेज देंगे, ठीक है ना। दिया हुआ है यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रिपोर्ट जारी, ठीक, ईवी पर रिपोर्ट जारी हुई है और ये जारी करता कौन है, नीति आयोग, ठीक है ना। अनलॉकिंग $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है ना। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के साथ लॉन्च किया गया, ठीक है ना, ये रिपोर्ट, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे आइए, आगे दिया हुआ है आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौता। आर्मेनिया अजरबैजान में क्या हो रहा है, लड़ाई है, ठीक है ना, और इसमें शांति दूत कौन थे, अपने ट्रंप साहब, ठीक है ना, क्लियर। इसी वजह से नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। आर्मेनिया अजरबैजान, ठीक है ना, आर्मेनिया अजरबैजान। आर्मेनिया अजरबैजान कहाँ है, किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में ये? अरे काकेशस राज्य हैं भाई, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, काकेशस देख रहे हैं, यूरोप, एशिया और यूरोप को 4 चीजें बांटी हुई हैं, एक यूराल, एक काकेशस, एक काला सागर और एक कैस्पियन सागर, ठीक है ना। तो आप देखिए काकेशस के पास है, दिख रहा है, आर्मेनिया, अजरबैजान। अरे भाई ये संयुक्त राष्ट्र संघ से 91 में अलग हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहे हैं, सोवियत संघ से, ठीक है ना, अलग हुए हैं, दिख रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, मिडिल ईस्ट के बगल में है, मतलब मिडिल ईस्ट भी भाई ये सब सोवियत संघ वाले हैं। सोवियत संघ से 5 आपका ये 5 बाल्टिक नेशन, 3 काकेशस, 3 बाल्टिक और 5 आपके मध्य एशिया वाले और 7 आपके किसके, यूरोप के अलग हुए, टोटल मिला के 15, ठीक है ना। ये याद रहना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में। आगे आइए, तो आर्मेनिया अजरबैजान द्वारा एक दूसरे से दिया हुआ है शांति समझौता हुआ है, और शांति समझौता की भूमिका कहाँ किसने कराई है, ये ट्रंप मार्ग से, ठीक है ना। तो इसे एक बार देख लीजिएगा। आगे आइए, मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि, ठीक है ना। ये संधि किस जो है रूस द्वारा INF संधि से अलग होने की घोषणा की है, ठीक है ना, क्लियर। INF संधि जो है अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा क्या हस्ताक्षरित थी। तो आपसे पूछेगा यही कि INF संधि से किसने क्या किया है, अपने को अलग कर लिया है, ठीक है ना, क्लियर। तो किसने किया है, हाँ। आगे आइए, भारत एवं विश्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहाँ की यात्रा रही है, जापान की यात्रा रही है। हालांकि अब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, ठीक है ना, क्योंकि लेट हो चुका है। अब आगे आइए, यहाँ दिया हुआ है क्या, हाँ, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, दारुमा गुड़िया उस समय बहुत चर्चित हुई थी, ठीक है ना। देखते होंगे कि
एक गुड़िया की पिक्चर आती थी, दारुमा गुड़िया, थोड़ा सा अजीब सा बना रहता था, ऐसे ट्रायंगल शेप का, कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। तो दारुमा गुड़िया, ठीक है ना, ये संबंधित किससे है? जापान से। तो प्रधानमंत्री मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट किया था। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस देश ने उनकी यात्रा के दौरान दारुमा गुड़िया इनको दिया था भेंट वार्ता, वो भेंट स्वरूप। तो हाँ, फिजी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा नहीं, ये भी अब पुराना हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। आगे आइए, भारत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगाया कितना, ये भी अब पुराना हो चुका है, ठीक है ना। ये सारी चीजें पुरानी हो चुकी है, अब इससे कोई अब तो पूछेगा केवल ट्रम्प टैरिफ पे मेंस का जो भी पूछना रहेगा। 50% बहुत पुराना हो चुका है, समझ रहे हैं। आगे आइए, फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, ठीक। हालांकि इसे देख लीजिएगा क्योंकि 75 वर्षीय मित्रता हुआ है। और सबसे बड़ी चीज आप लोगों को ये भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का है मनीला फिलीपींस, ठीक है ना। इसमें अल्ट्रा लो ग्लाइसेमिक चावल पर संयुक्त शोध की सहमति। इस वजह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि अल्ट्रा लो ग्लाइसेमिक चावल पर भारत ने किस देश के साथ, ठीक है ना, शोध के लिए क्या किया है, संधि की है, ठीक है ना, या सहमति की है। तो हमारा फिलीपींस के साथ, क्योंकि मनीला में ही ये संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक, ठीक है ना, कटक उड़ीसा में। आगे आइए, आगे दिया हुआ है पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन हुआ है। स्वनिधि आप लोग जान रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर, स्ट्रीट वर्कर्स, ठीक है ना, स्वनिधि। आगे आइए, रेडी पटरी वाले जो स्ट्रीट वर्कर्स हो गया, स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है ना। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये क्या है, स्वनिधि। स्व का मतलब ही हो जाता है स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है ना, क्लियर, उनके लिए है रेडी पर। तो ये आपसे पूछा भी जा चुका है, इम्तिहान में पूछा जा चुका है, पीएम स्वनिधि संबंधित है किससे? तो आप किसे कहोगे? स्ट्रीट वेंडर्स से, ठीक है ना, स्ट्रीट वेंडर्स के उससे लाभ से है संबंधित। अब नए प्रावधान आ गए हैं कि ये किस्त बढ़ा करके कितना, ऋण सीमा की किस्त जो है वो 10,000 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 15,000 कर दीजिएगा। ये याद रखिएगा क्योंकि अब ये न्यूज चलेगी ही चलेगी, ठीक है ना। और दूसरी किस्त जो है वो 20,000 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 25,000, ठीक है ना। और तीसरी किस्त कितनी, 50,000, ठीक है ना। तो 25,000, 15,000 कितना हुआ, 40,000, और फिर 50,000 यानी 90,000 ऋण दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे आइए, पीएम स्वनिधि योजना ये 1 जून 2020 को शुरू हुई थी और किस मंत्रालय के थ्रू, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। उद्देश्य क्या था, रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करना। 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी, ठीक है ना, क्लियर, ये चीजें थी। फिर उसके बाद है हमारा पीएनबी की पहली स्टार्टअप शाखा, ठीक है ना, इसे छोड़ दीजिए, ये सब बैंक बुक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला एआई संचालित बैंक कौन है, ये मलेशिया में किया गया, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है ना। विश्व की पहली एआई संचालित बैंक कहाँ, मलेशिया में, ठीक है ना। और नाम क्या है, रिट बैंक, नाम क्या है, रिट बैंक लॉन्च किया गया है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। ये ग्रुप याद करने की जरूरत नहीं है, मलेशिया याद रखिएगा, रिट बैंक याद रखिएगा, बस, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक, बने तो हमको न कहिएगा, ठीक। आगे है डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारत का पहला प्रॉपर्टी रेटिंग। अभी हम लोग पढ़े थे, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, ये किसके द्वारा जारी किया गया, ट्राई के द्वारा, ठीक है ना, क्लियर। आगे है अरुणाचल प्रदेश में स्पेस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। तो स्पेस लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, मेचुका में किया गया है, शियोमी जिला, ठीक है ना, मेचुका विद्यालय और शियोमी जिला
और किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो अरुणाचल प्रदेश में स्पेस लेबोरेटरी का उद्घाटन हुआ है इसरो के द्वारा, ये किया गया शियोमी जिला में, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हमारा दिया हुआ है, फिर वही प्रश्न आ गया, सूर्य द्रोणनाथन, ठीक है ना, ये कार्यक्रम किसका है? भारतीय सेना का है। सूर्या कमान और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता है और ये कहाँ हुई? हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में हुई। आपसे प्रश्न आएगा कि सूर्य द्रोणनाथन क्या है, तो आप कहना कि एक ड्रोन प्रतियोगिता भारतीय सेना के द्वारा है, ठीक है ना। कहाँ की गई? हिमाचल के लौ स्पीति में की गई, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। आगे अब वही ड्रोन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, भाई भारत है ही प्राप्त कर रहा, ठीक। चलिए ये जान ही रहे हैं आप लोग, ठीक। फिर रूस का वेनेरा डी मिशन, ये क्या है? ये ध्यान में रखिएगा, वेनेरा डी मिशन शुक्र ग्रह के लिए है, शुक्र ग्रह से संबंधित। कई मिशन होते हैं, कई के लिए होते हैं, ग्रहों के लिए होते हैं अलग, कुछ मंगल के लिए, ठीक है ना, कुछ सूर्य के लिए, कुछ किसके लिए? शुक्र के लिए, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है? शुक्र के लिए। और किस देश द्वारा है? रशिया का है। लॉन्च अवधि जो है 34 में करेंगे, 34-36 के बीच में इसको लॉन्च करने की योजना है, ठीक है ना, क्लियर। बाकी आपको याद और नहीं करना है, आपसे यही पूछेगा वेनेरा डी मिशन संबंधित है किस देश से? रशिया से। और किस ग्रह के लिए? रूस के लिए, बस, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो संभावना जताई जा रही है, बस नाम हो गया है, ठीक है ना। नासा का एआई मॉडल सूर्या, नासा द्वारा सूर्या नामक एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मॉडल लॉन्च किया गया है और नासा और आईबीएम द्वारा ये हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है, ठीक है ना। आईबीएम, उसी पे हमने पूछा था आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना। तो आज की सेवा यही गई, ठीक। बस अब कल इसको पढ़ेंगे और अगस्त जुलाई, ठीक है ना, जुलाई तक ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है ना, क्लियर। कम से कम जुलाई तक की न्यूज अपडेट रखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने, ठीक है ना। करंट अफेयर्स का मतलब क्या? कि जो पास के 6 महीने उन्हें आप वो कर लें, ठीक है ना, क्लियर। और समय मिलता है तो उसमें जो 6 महीने में योजनाएं आई हैं या कुछ इस तरीके से अलग अलग वो करके कि मिशन और ये समथिंग कैटेगरी वाइज उसे करवा दिया जाए, ठीक है ना, जिससे कि आपको 6 महीना बहुत कायदे से करंट अफेयर तैयार हो जाए और फिर जनवरी माह, ठीक है ना, ये चीज जो जनवरी माह ये आज भी थी या कल से फरवरी, ठीक है ना, क्लियर। तो इसे देखेंगे। चलिए फिर, थैंक यू।